वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवर आपका चैनल दौरान बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम समझ बियान का पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th का रहेगा और 2020 का पेपर रहेगा। इसमें जो समय मिलता है 3 घंटे का मिलता है और 15 to 20 मिनट आपको पढ़ने के लिए भी मिलता है। अगर आप पेपर जल्दी पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं तो इस जो अतिरिक्त समय है इसको आप लिखने में भी प्रयोग कर सकते हैं। जो पूर्णांक है वो 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। जो यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं आपको ये अवश्य पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें ही आपको पता लगता है कि भाई करने कितने कितने हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 29 है, तो ये चूँकि ये 2020 का पेपर है तो इसमें प्रश्न 29 है। लेकिन जो 2023 या उसके बाद आने वाले हैं तो उसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो डिफरेंट है। इसमें जो हमने पुराना पेपर सॉल्व किया था 2022 का पेपर सॉल्व किया था, आपने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसमें हमने इस बात की डीपली चर्चा की थी, बहुत विस्तृत चर्चा की थी कि कितने प्रश्न आएंगे, कितने विकल्पीय होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, MCQs टाइप के होंगे, कितने 1 नंबर के होंगे, कितने 3 नंबर के होंगे और कितने 4 नंबर के होंगे। इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या 2022 का पेपर सॉल्व नहीं देखा तो आप उसको अवश्य देखें। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टूडेंट, शुरू करने से पहले, इससे पहले कि हम शुरू करें, आप जो आपके पेपर सॉल्व की कॉपी है, ठीक है, जो पेपर सॉल्व की कॉपी है उसको आप निकाल लें। जैसे जैसे मैं प्रश्न का आंसर बताते जाऊँ, आप वीडियो को पॉज करके उसके आंसर को अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप 100% मार्क्स अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो ये उत्तराखंड में की जाती है। आप जानते हैं कि सीढ़ीदार खेती कहाँ जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान ये पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीमेंट उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल कपास या जूट? ठीक है, तो यहाँ पे कपास है। ठीक है, बाकी ये कोई भी रेशेदार फसल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कपास। आप नोट भी करते रहे अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात में। आप जानते हैं नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी के पर बना हुआ बांध है। ओके, तो आप इसको नोट कर लें। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि जापान की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है, या जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक कौन सी है? ठीक है, या क्या नाम है, जो भी आप कहें। तो जापान की जो प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक थी वो डायमंड सूत्र है, जिसकी रचना 868 ईस्वी में की गई है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो जा रही है तो आप वीडियो को पॉज करें और अपनी कॉपी में सारे प्रश्नों को नोट करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चैनल जो सब्सक्राइब बटन है आपके स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है आपका? ठीक है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो आपको ये लिखना है कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आशय है सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने के अधिकार को क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसमें जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, SDI का पूरा नाम लिखिए है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या हिंदी में कहेंगे तो मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो आई होप कि आपने यहाँ तक नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन हम 9 और 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो इसके लिए कौन जो नोडल मंत्रालय है वो है
गृह मंत्रालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीसी की फुल फॉर्म लिखिए। यहाँ पे लिखा है कि एनसीसी का पूर्ण रूप लिखिए या इसकी फुल फॉर्म लिखिए। एनसीसी एनएसएस, इसके बारे में आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है। इसके बारे में पढ़ भी लीजिए। इनके बारे में किसी वर्ष ये आता है और किसी वर्ष ये आता है, तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है। तो आप इन दोनों को अवश्य नोट कर लें, एनसीसी को और एनएसएस को। ठीक ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। चूंकि ये प्रश्न लॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसका आंसर लॉन्ग रूप में दे रखा है, लॉन्ग आंसर के रूप में दे रखा है। ये इसलिए दे रखा है कि हो सकता है कि ये प्रश्न आपके पास जब आप पेपर दें तो 4 नंबर में आ जाए। तो 4 नंबर में आप सिर्फ 1 या 2 लाइन नहीं लिख सकते हैं। 1 या 2 लाइन लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको विस्तृत रूप से वर्णन करना पड़ेगा। तो आप इस प्रश्न को पूरा नोट करेंगे। यहाँ से पहले यहाँ तक नोट करिए और फिर आप इसको यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है। अगर माना बात ये प्रश्न 4 मार्क्स में आता है, दीर्घ प्रश्न में आता है, तो आप वहाँ भी इसको लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है। इसमें जो अथवा वाला है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, न केवल क्लास 10th के लिए बल्कि जो आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी या भविष्य में आप जो भी पेपर देने वाले हैं उसमें ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हम जब डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। जो ये ब्रेटन वुड्स समझौता था, आपको क्लास में बताया गया होगा कि इसके बाद ही विश्व बैंक या विकास बैंक या विश्व बैंक या IMF की स्थापना इसी समझौते के बाद हुई थी। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। विश्व की जो राजनीति कहेंगे या अर्थव्यवस्था में कहेंगे, ये समझौता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप इसको यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो पूर्व का जैसे आशय है कि पहले ये शुरुआती चीज़। ठीक है। तो औद्योगिकरण से पूर्व क्या क्या होता था, तो उसको आप यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है। तो इतना नोट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि पूर्व औद्योगिकरण क्या था। ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ भी लें, जिससे कि आप जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में है उसमें अच्छे से लिख लें। अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आता बोर्ड एग्जाम में तो आप इसमें अथवा वाला कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कॉपी में आप दोनों करेंगे। ठीक है। मैंने अथवा वाले प्रश्नों के आंसर भी दे रखे हैं, तो आप अथवा वाला भी करेंगे क्योंकि आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। इसमें अथवा वाला है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता देते थे। क्योंकि उसमें मशीनें आ गई थी, लेकिन वो फिर भी हाथ से काम करने वालों को प्राथमिकता देते थे। तो क्यों देते थे, तो आप यहाँ से पहले 4 तक नोट करें। ठीक है। उसके बाद अब ये आपकी पूरी स्क्रीन पे विजुअल है पूरा आंसर, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। तो आप बता देंगे भाई कि एक दो समय जो उद्योगपतियों की जितनी टोटल उनकी पूंजियाँ थी, मशीन उससे ज़्यादा महंगी थी। ठीक है। जो श्रमिक थे वो सस्ते पड़ते थे। ठीक है। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। जो मुद्रण संस्कृति हुई, जो प्रिंटिंग शुरू हुई, तो उससे भारत के जो राष्ट्रवाद में क्या विकास में क्या क्या योगदान दिया। तो इसको आप पूरा नोट करेंगे तो आप 4 नंबर के क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट करें। ठीक है। कि कैसे आनंद मठ और आदि ने जो वंदे मातरम गीत था, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वो कैसे भारत के चारों ओर गूंजने लगा, देश के कोने कोने में गूंजने लगा। और जो समाचार पत्र हैं, उन्होंने जो समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया। तो पहले आप 3 तक लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप 4 से यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लेंगे। ठीक है। अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो आप 1 या 2 कारण लिखिए, 1 या 2 कारण लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग आंसर में आए तो आप पूरे के पूरे 5 कारण रीज़न लिखेंगे। ठीक है। जिससे कि आपको पूरी मार्क्स मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 2 अलग हैं, परिवहन अलग है और संचार के साधन अलग है। तो आप पहले परिवहन के बारे में लिखेंगे।
कि परिवहन को क्यों देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो आप पहले परिवहन के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आप परिवहन को पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप संचार के साधन के बारे में लिखेंगे कि इसको क्यों जीवन रेखा कहा जाता है। तो आप उसके बाद पूरे संचार, अब आपकी स्क्रीन पर पूरा पूरा विजुअल है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और पूरे सभी कारणों को लिखेंगे, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन आपके चैनल पे विजुअल है, आप अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। और अपने क्लास के अन्य दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी 100% मार्क्स को अचीव करने में उसको भी सहायता मिले, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो आज सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, क्या उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो उसके लिए जलवायु चाहिए, मैदानी क्षेत्र चाहिए, मिट्टियाँ क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रभावित करने के जो भी कारक हैं तो वो लिखेंगे आप, जो परिस्थितियाँ हैं उनको लिखें, और आपको ये विस्तृत में लिखना है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट करिए और उसके बाद इनको विस्तार देंगे, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ पूछ रही हैं। तो भौगोलिक में तो जलवायु आएगा, वर्षा आएगी और मृदा आएगी, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग हेडिंग बना के इसको लिखें। जब आप इतना करेंगे तब जाके आप इस प्रश्न में 100% मार्क्स अचीव कर पाएंगे, ओके। तो आप यहाँ तक नोट करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और यहाँ तक आप नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित करने के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 ही कारण पूछे गए, लेकिन मैंने कारण ज़्यादा लिखे हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी वर्ष क्या आए कि किन्हीं कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। पारित करने के कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस अधिनियम के बारे में बताएंगे कि ये 1986 में पारित हुआ, इसको कोपराक्स के नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और उसके बाद बताएंगे कि क्यों आवश्यकता पड़ी, समझ रहे। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। और उसके बाद सबसे पहले ये 2 लिखिए आप कि उपभोक्ता का अधिकार, इसके लिए आवश्यकता पड़ी, और फिर उसके बारे में आप हेडिंग बना के पूरा लिखेंगे। फिर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था, इसको भी यहाँ तक नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको आप हेडिंग बना के लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं। उसके बाद थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी लिखेंगे, समझ रहे। हो सकता है कि किसी वर्ष इसमें तो सिर्फ 3 ही कारण थे, हो सकता है किसी वर्ष ज़्यादा कारण आए, तो आप इसको भी पूरा का पूरा नोट करेंगे, ओके। तो आपने यहाँ तक वीडियो को पॉज करिए और यहाँ तक नोट करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुनामी का क्या अर्थ है, समझाइए। इसमें आपको सिर्फ सुनामी का अर्थ बताना है, ठीक है, लेकिन मैंने उसके कारण भी बताई है। जैसे आपने 2022 का पेपर अगर देख लिया है तो वहाँ आपने देखा होगा कि इसमें इसके कारण भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप पहले सुनामी का अर्थ लिखेंगे और उसके बाद इसका कारण भी लिखेंगे। पहले सुनामी के कारण कि क्या क्या होता है, तो पहला कारण है कि समुद्र की आंतरिक उथल पुथल के कारण होती है, भूकंप के कारण होती है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। 2 कारण आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। उसके बाद तीसरा कारण है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, इसको यहाँ तक नोट कर लेंगे। उसके बाद आप भूस्खलन और धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के कारण भी होता, तो इसको पूरा यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। सारे प्रश्नों को जो जितने बड़े बना रखे हैं आप उतना ही नोट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि कोई प्रश्न इसमें लघुत्तरी में आ रखा है, 1 नंबर में आ रखा है, और जब आप पेपर दे रहे हैं तो वो 4 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। तो आपने अगर 1 ही मार्क्स के बराबर लर्न कर रखा है या आप लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं हैं। आप 4 मार्क्स के पर क्वेश्चन को 4 मार्क्स के लायक तैयारी रखें, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ रखा है तो आप उसको छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे। तो जैसे अगर आपने किसी के 4 कारण याद कर रखे हैं तो अगर 1 ही नंबर में आ रखा है तो आप 1 ही कारण लिखिए, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय सूचना केंद्र या NIC के बारे में आपको लिखना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। फिर
आप पूरा हो सकता है अब आपको पूरा विजिबल हो, यहाँ से आप यहाँ तक नोट करें। अगर एनआईसी के बारे में आता है तो आप इसको पूरा का पूरा यहाँ तक नोट करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। इसमें जो दूसरा खंड है कि एमेचर या हैम रेडियो, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि हैम रेडियो क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आता रहता है कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके परिणामों का वर्णन करें आप। तो ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, तो उसके परिणाम क्या क्या हुए, तो उसके परिणाम यहाँ से आप नोट करेंगे और यहाँ तक। अगर सिर्फ 2 ही परिणाम आ रखे हैं या 3 ही परिणाम आ रखे हैं तो आप उतने ही लिखेंगे। ठीक है, और कोई नहीं लिखा है तो आप मैक्सिमम लिखेंगे। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 3 और 4 वाला भी नोट कर लीजिए। ठीक है, उस तक नोट कर लीजिए और फिर आप यहाँ से लेकर और 7 तक नोट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये 4 नंबर में आए तो आप अगर इतना 7 कारण लिख देते हैं तो आपके मार्क्स 100% आप इसमें 4/4 अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग और आदि सब अच्छा है तो 4/4 आने के आपके चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पे आपने टिप्पणी लिखनी, तो आप यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ रहे, ये हो सकता है कि इस बार टिप्पणी में आ रखा अगली बार ये क्वेश्चन के रूप में आए, तो आप इसको यहाँ तक अवश्य नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और प्रसार हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया तक नोट करेंगे। ठीक, इसमें जो नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसको भी आप पूरा नोट कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यानी आपको संघात्मक और एकात्मक शासन में अंतर स्पष्ट करना है। तो आप पहला अंतर तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कि संघात्मक शासन में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, कि एक राज्य की होती है और दूसरे केंद्र की होती है, जबकि एकात्मक में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप पहला वाला पॉइंट नोट कर लें, उसके बाद ये दूसरा वाला पॉइंट भी नोट कर लें। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद थर्ड और फोर्थ वाला भी नोट कर लेंगे आप। तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। और ये है नदियों का जल प्रदूषित कैसे होता है। ये प्रदूषण वाला प्रश्न काफ़ी बार आता है। यहाँ पे कभी जल प्रदूषण हो जाता है, औद्योगिक प्रदूषण हो जाता है, तो ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अवश्य नोट कर लें। ठीक है, तो नदियों का जल प्रदूषित कैसे होता है, इस प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाइए। तो सबसे पहले आप पहले खंड का आंसर देंगे कि नदियों का जल प्रदूषित कैसे होता है। ठीक है, प्रदूषण होने के क्या कारण है, तो आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कारण क्या है, आप पूरे कारण लिखेंगे कि मनुष्य के जो कार्यकलाप हैं उससे कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने ये स्टार स्टार करके दे रखा है, तो आप यहाँ तक नोट करें। पहले कारणों पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, खेती से कैसे होता है, उद्योगों से कैसे होता है, जल प्रदूषित कैसे होता है, तो आप यहाँ तक लिखेंगे। समझ रहे हैं, और उसके बाद जो उसको रोकथाम के कैसे कर सकते हैं हम, जो उसके रोकथाम के उपाय हैं वो कैसे करें, तो पहले आप यहाँ तक लिखें। ठीक है, 5 पॉइंट तक लिखें और उसके बाद यहाँ तक 8 तक करें। ठीक है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। इसमें हम अथवा वाला भी देख लेते हैं। अथवा वाला है कि भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, कि भारत में कहाँ कहाँ कोयले की खदान है या कहाँ कहाँ निकलता है, तो उसका आपको विस्तृत वर्णन करना है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखें और फिर वितरण लिखें। ठीक है, तो जो इसमें जो 2 प्रमुख शैलकर्मों में पाया जाता, तो एक गोंडवाना क्षेत्र में, तो गोंडवाना क्षेत्र में आप क्या करेंगे, गोंडवाना क्षेत्र में क्या क्या आता है तो उसके बारे में आप लिखेंगे। यहाँ पे गोंडवाना क्षेत्र लिखेंगे क्योंकि इसमें जो 96% कोयला यहाँ सिंचित है और 98% यहीं से प्राप्त होता है गोंडवाना क्षेत्र से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें झारखंड सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, और पहले यहाँ तक लिखेंगे आप। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र से लेकर और खान तक लिखेंगे, खाने तक लिखेंगे आप, 4 विराम भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र लिखेंगे, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश वाला।
ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। वीडियो को पॉज करिए और यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। उसके बाद आप ये टर्सरी वाला क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, एक तो गोंडवाना लैंड और दूसरा टर्सरी लैंड। यहाँ से भारत को 2% कोयला यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये राजस्थान, असम, मेघालय, इसको भी आप पहले आप यहाँ तक नोट करें, असम तक आप नोट करेंगे और उसके बाद आप मेघालय और यहाँ तक नोट करेंगे आप। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जिससे कि आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाए। अगर इस प्रश्न को आप बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास समय है, तो आप भारत का मानचित्र बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें इन क्षेत्रों को भी दर्शा सकते हैं, तो जिससे कि आपके मार्क्स इस प्रश्न में 100% आ सकती है। समझ रहे हैं? तो आप मैप भी बना सकते हैं, अगर समय रहे तो मैप भी अवश्य बनाएं। क्वेश्चन नंबर 23, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? तो इस प्रश्न को आप ये करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप इत्यादि से शुरू करें और यहाँ तक इसको नोट करें अपनी कॉपी में। उसके बाद 4 और 5th वाला आप इसको नोट करेंगे और लास्ट में ये यहाँ तक आप नोट कर देंगे। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये काफ़ी विस्तृत है। आप अगर इतना पढ़ेंगे तो तब जाके आप वहाँ इसका 50% ही आप लिख पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा हम लर्न नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध है? उदाहरण सहित समझाइए। तो आप इसको आपके जो प्रश्न है उसको समझेंगे कि जाति, धर्म और लैंगिक, तो आपको इन तीनों बिंदुओं पे लिखना है। तो हम पहले जाति के बारे में लिखेंगे। आप जाति कैसे बाधक है, तो यहाँ तक आप नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप, हाँ अब आपको दिख रहा होगा, फिर आप धर्म को देखें और फिर आप लैंगिक असमानता को देखें और यहाँ तक आप नोट करेंगे। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें जो अथवा वाला है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आपको ये नोट करना है कि पहले क्या है ये। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करें। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट से लेकर और 3rd वाला पूरा लिखें। समझ रहे? इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करें और फिर 4th और 5th वाला भी इसमें लिख लें। फिर आपका प्रश्न क्या हो गया, ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, पहले आप राजनीतिक दलों के बारे में 2 शब्द लिख लेंगे। ठीक है, थोड़े से उसको समझाएंगे। उसके बाद उनकी भूमिका के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, कई बार भूमिका आती, कई बार यहाँ पे कार्य आ जाता है। ठीक है, तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप पहले यहाँ से और यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ भी नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं और फिर लास्ट में यहाँ तक आप नोट करेंगे। ठीक है, हेडिंग याद रखिए और उसके बाद इनके बारे में लिखना आसान हो जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्राथमिक कृषि, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है, में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समाप्ति के लिए किए जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आप प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ लिखेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी आखिर है क्या। कई बार ये 1 नंबर में आ जाएगा आपके लिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ लिखिए। तो आप इसको इतने तक नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो समाप्ति के उपाय आप लिखेंगे। समझ रहे? यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो 6 पॉइंट आप नोट कर लेंगे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो आपको ये इसको पूरा लिखना है। अगर वहाँ भी आएगा तो आपको ये यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप वस्तु विनिमय समझाएंगे कि वस्तु विनिमय क्या है, क्योंकि ये 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, कि वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, तो तब के लिए आपको ये लिखना है। ठीक है, और पूरा ये यहाँ तक आएगा तो फिर आपका ये 4 मार्क्स में हो जाता है।
तो आपको ये तब पूरा का पूरा नोट करना है, समझ रहे हैं। तो पहले आप वस्तु विनिमय से क्या समझते हैं ये बताएंगे, यहाँ तक नोट करिए। फिर आप इसकी कठिनाइयों के बारे में लिखेंगे, समझ लें कि दोहरे संयोग का अभाव है, वस्तु की विभाजन की कठिनाई है, तो क्योंकि तक आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, 4 वाला कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप 5th और 6th को भी लिख के यहाँ तक लिख देंगे कि अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली आज के युग में पूर्णतः अव्यावहारिक तथा असफल है, और फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आपको अथवा वाला प्रश्न भी मिलता है, चाहे आप उसको करें या इसको करें, जो भी आपको उचित लगता है। साख से आप क्या समझते हैं, ये 1 नंबर का प्रश्न हो सकता है कि साख से आप क्या समझते हैं। आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक साख का हिस्सा अधिक क्यों होता है, तो आपको इसको बताना है। तो ये यहाँ पे आंसर दे रखा है कि साख का अर्थ क्या है। इसकी जो परिभाषाएं हैं, 2 परिभाषाएं भी दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप अगर 1 नंबर में आएगा तो आपको यहाँ तक लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाए, साख का अर्थ कंप्लीट हो गया परिभाषा सहित। अब इसमें जो दूसरा खंड है उसके बारे में आप यहाँ तक लिखेंगे, तो आप ये प्रश्न कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशा है। ये भी 1 नंबर में आ सकता है, अगर इतने तक आता है तो 1 नंबर में आ सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशा है, ठीक है। और जो विस्तृत प्रश्न आएगा तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में इनकी क्या कार्यप्रणाली क्या है, ठीक है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में उनकी कार्यप्रणाली क्या है, अगर यहाँ तक है तो ये 4 नंबर का हो गया। तो सबसे पहले आप इसके लिखेंगे, इस पहले वाले खंड का आंसर देंगे। तो इसका क्या है, आशय क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से अर्थ क्या है, तो यहाँ तक नोट करिए। उसके बाद आप यहाँ तक नोट करेंगे, तो ये इसका बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनका अर्थ क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद उनकी आधुनिक अर्थव्यवस्था में उनकी कार्यप्रणाली, तो आप यहाँ से नोट करें, यहाँ तक नोट करें। फिर आप दूसरा वाला खंड यहाँ से, हाँ, आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं, ठीक है। कार्यप्रणाली में यहाँ तक खरीद लेती हैं तक नोट करिए, और उसके बाद आप यहाँ तक नोट करें। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो मैप संबंधित है, ठीक है। मैंने इसमें आपको उनका आंसर भी दे रखा है। तो आपको मैप मिलेगा, आपको ये स्थान भरना है कि देश की पहली जूट की मिल लगाई गई थी। तो आपको इसमें आंसर नहीं लिखना है, यहाँ तो मैंने आपको बता रखा है कि कहाँ पे लगाई गई थी, ठीक है। लेकिन आपको मैप में भरना है, मैं नीचे मैप दे रखा है, आप वहाँ भी उसमें भी भर सकते हैं। तो कोलकाता के समीप सिरसा नामक स्थान पे हो सकता है कि कभी ये मैंने आंसर इसलिए दे रखे हैं कि ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो जो देश की पहली जूट की मिल लगाई गई थी वो कोलकाता के समीप सिरसा नामक स्थान पे, कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, तो उसमें जो सिरसा नामक स्थान है वहाँ पे लगाई गई थी। इसका जो ख वाला है 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो जमशेदपुर झारखंड में किया गया था, ठीक है। इनका आंसर इसलिए लिख रखा है कि 1 नंबर में आए, ठीक है, तो आप वहाँ इसका आंसर दें, या विकल्प वाले में आए तो वहाँ भी आप इसका आंसर दे पाएँ। इसमें जो ब खंड है कि रानीगंज उत्पादन क्षेत्र, इस चिन्ह से आपको दिखाना है, ठीक है। तो अगर 1 नंबर में आए कि रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है, तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। विशाखापत्तनम समुद्री पत्तन कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब आप इसको आराम से भर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले जूट की मिल थी तो ये सिरसा में यहाँ भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा था कि 1912 में जमशेदजी टाटा ने कहाँ लगाया, तो ये झारखंड में लगाए हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैप के नीचे भी आप लिख सकते हैं। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र को आपको ऐसे चिन्ह से दिखाना है, तो ये पालघर है, पालघर यहाँ पे लगभग है।
विशाखापत्तनम समुद्री केंद्र कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। तो थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर आंध्र प्रदेश, हाँ, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये वाला रीजन आंध्र प्रदेश का है, तो आप इसमें यहाँ दिखा सकते हैं। तो जैसे चिन्ह से दिखा, जैसे इसको आपको ऐसे वाले चिन्ह से दिखा, तो आप यहाँ पे ऐसा ये कर सकते हैं, ठीक है। तारापुर वाला आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जैसे बता रखा उसको वैसे करेंगे आप, समझ रहे। इसमें जो ये दूसरा वाला खंड है, ये दिव्यांग, ये दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 29 के स्थान पे करेंगे। लेकिन आपको इसलिए ये सारे क्वेश्चन नोट करने हैं कि हो सकता है कि ये 1 नंबर में आए, ठीक है। अभी आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये 1 नंबर में आ सकते हैं। जैसे इसमें क वाला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो ये सितंबर 1928 को हुई थी। जो दांडी यात्रा है, तो कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक गुजरात में ये है, ठीक है, यहाँ हुई थी। तो गौ वाला है, पारादीप समुद्री पत्तन कहाँ स्थित है? ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो ये उड़ीसा राज्य के जगतपुर सिंह जिले में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। श्रीनगर ऊनी वस्त्र उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो आप इनको भी नोट कर लें कि जिससे ये 1 नंबर में आए तो आप इनको भी अच्छे से कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपने आई होप कि आपने सारे प्रश्न नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी 100% मार्क्स अचीव कर पाएँ। आप तो करें, वो भी 100% मार्क्स अचीव कर पाएँ। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।